नमस्कार। आज की बातचीत है डेटा वर्जनिंग पर। हाँ, और खासतौर पर हम डीवीसी मतलब डेटा वर्जन कंट्रोल टूल उसके इस्तेमाल को देखेंगे। बिल्कुल। ये जानकारी एक गाइड के तीसरे दिन के सत्र से ली गई है। तो मुद्दा ये है कि ये बड़े बड़े डेटा सेट्स होते हैं, कोड की तरह तो होते नहीं, बदलते रहते हैं। हाँ, और काफी बड़े होते हैं। तो इन्हें ट्रैक और मैनेज कैसे करें कोड की तरह? क्योंकि देखिए, पारंपरिक गिट सिस्टम वो तो इसके लिए बना नहीं है। सही कहा, बड़ी बाइनरी फाइलों में वो स्ट्रगल करता है। तो सवाल उठता है, ये डेटा वर्जनिंग आखिर जरूरी क्यों है? और ये जो टूल है डीवीसी, ये इसमें कैसे मदद करता है? देखिए, डीवीसी को आप एक तरह से डेटा और एमएल पाइपलाइन के लिए गिट समझ सकते हैं। अच्छा। ये डेटा सेट के अलग-अलग वर्जन को ट्रैक करने देता है, फिर डेटा को रिमोट स्टोरेज जैसे क्लाउड पर रखने में मदद करता है। और सबसे अहम एमएल पाइपलाइन को वो dvc.yaml फाइल के जरिए रिप्रोड्यूसिबल बनाता है। मतलब आप उसे बार-बार भरोसे के साथ चला सकते हैं। असल में इंडस्ट्री में हमने देखा है, टीमें अक्सर डेटा के अलग-अलग संस्करणों से बहुत जूझती हैं। कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये तो होता है, मेरे सिस्टम पर तो चल रहा था वाली बात। बिल्कुल वही। डीवीसी इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। वो डेटा सेट को कोड के स्पेसिफिक वर्जन यानी कमिट से जोड़ देता है। अच्छा। तो वो मेरे सिस्टम पर चल रहा था वाली दिक्कत काफी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि सबको पता होता है कौन सा डेटा वर्जन यूज हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ रहा है। तो अगर किसी को शुरू करना हो, कैसे करें? क्या ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मतलब कुछ ज्यादा है, झंझट वाला काम तो नहीं? नहीं, अच्छी बात पूछी आपने। शुरुआत असल में काफी आसान है। हाँ। कमांड लाइन में बस पिप इंस्टॉल डीवीसी टाइप कीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। फिर अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए और डीवीसी इनिट रन कीजिए। डीवीसी इनिट, ठीक है। इससे एक डीवीसी नाम का फोल्डर बन जाता है। इसमें डीवीसी अपनी सारी सेटिंग्स और ट्रैकिंग की जानकारी रखता है। अच्छा। और छोटे प्रोजेक्ट्स में भी ये शुरू से ही एक अनुशासन लाता है। अगर डेटा बदल सकता है तो ये फायदेमंद ही है। तो इनिशियलाइज हो गया, अब डेटा ट्रैक कैसे करें? मान लीजिए मेरे पास डेटा रॉ फोल्डर में डेटा है। बहुत आसान। आप कमांड चलाएंगे डीवीसी ऐड डेटा रॉ। डीवीसी ऐड। हाँ। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली है। आपका जो भारी भरकम डेटा है वो गिट में नहीं जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल। गिट सिर्फ एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल ट्रैक करेगा। उसे डीवीसी पॉइंटर फाइल कहते हैं, जैसे data.raw.dvc। एक पॉइंटर फाइल? हाँ, बस एक पॉइंटर। असल डेटा कहीं और रहता है। इससे आपकी गिट रिपॉजिटरी एकदम हल्की और तेज रहती है। उसमें फालतू का बोझ नहीं बढ़ता। तो गिट सिर्फ पॉइंटर फाइल ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई बिना रिमोट एक्सेस के क्लोन करे तो उसे असल डेटा मिलेगा ही नहीं। सही। बिल्कुल। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो यहीं पर रिमोट स्टोरेज का काम आता है ना? ये कैसे सेटअप होता है और ये क्यों इतना जरूरी है? एकदम सही। वो पॉइंटर फाइल बिना रिमोट के किसी काम के नहीं। आप डीवीसी रिमोट ऐड कमांड इस्तेमाल करते हैं रिमोट लोकेशन सेट करने के लिए। डीवीसी रिमोट ऐड? हाँ, जैसे गूगल ड्राइव हो गया या Amazon S3 या कोई और क्लाउड स्टोरेज जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। हाँ, स्केलेबल स्टोरेज। बिल्कुल। फिर आप डीवीसी पुश कमांड चलाते हैं और डेटा उस रिमोट लोकेशन पर चला जाता है, सुरक्षित। पुश कर दिया। और फिर टीम मेंबर्स या आप खुद भी किसी दूसरी मशीन पर डीवीसी पुल कमांड से वही डेटा वर्जन आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, डीवीसी पुल से वापस आ गया। हाँ, तो सब लोग एक ही डेटा पर काम कर रहे होते हैं, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये तो हुआ डेटा मैनेजमेंट वाला हिस्सा, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने शुरू में पाइपलाइन की भी बात की थी, उसका क्या मतलब है डीवीसी में? हाँ, पाइपलाइन। देखिए, डीवीसी सिर्फ डेटा वर्जनिंग टूल ही नहीं है। ये एमएल वर्कफ्लो में जो स्टेप्स होते हैं ना, जैसे प्री प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग। हाँ बिल्कुल, उनको ऑटोमेट करने के लिए पाइपलाइन बनाने में भी मदद करता है। आप डीवीसी रन कमांड इस्तेमाल करते हैं। डीवीसी रन? जी। इससे आप पाइपलाइन का एक चरण, एक स्टेप डिफाइन करते हैं। मान लीजिए डेटा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप। ठीक है। ये कमांड dvc.yaml नाम की एक फाइल बनाता है या अपडेट करता है और उस फाइल में उस स्टेप के लिए सारी जानकारी लिख देता है। क्या जानकारी? जैसे इस स्टेप का इनपुट क्या है, मतलब कौन सा कच्चा डेटा, कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई, इसका आउटपुट क्या है, यानी कौन सी फाइल बनेगी और असल में कौन सा कमांड चलाना है। अच्छा, सब कुछ एक जगह पर dvc.yaml में? हाँ, ये फाइल एक तरह से आपके पूरे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट बन जाती है और ये बहुत जरूरी है। क्यों?
मतलब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि ये सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हर मशीन पर हर बार बिल्कुल एक ही तरीके से हो। रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, हाँ ये तो बहुत जरूरी है एमएल में। बहुत ज्यादा। हमने देखा है कई बार टीमों में मॉडल का प्रदर्शन अचानक गिर जाता है और घंटों लगते हैं ये पता लगाने में कि अरे किसी ने ट्रेनिंग डेटा का गलत वर्जन यूज कर लिया था। हो हाँ, ये हो सकता है। ये dvc.yaml फाइल ऐसी गलतियों से बचाती है। प्रयोग वाकई में दोहराने योग्य बनते हैं। अच्छा, तो ये dvc.yaml में हमने पाइपलाइन डिफाइन कर दी। अब इसको इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए मैंने अपनी प्री प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट बदल दी, तो क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल। इसके लिए है dvc repro कमांड। dvc repro, रिप्रोड्यूस से? हाँ, रिप्रोड्यूस। ये कमांड कमाल का है। ये dvc.yaml फाइल को देखता है और अगर उसे पता चलता है कि कोई इनपुट बदला है, जैसे आपकी स्क्रिप्ट बदल गई या इनपुट डेटा का वर्जन बदल गया, हाँ, तो ये सिर्फ उन स्टेप्स को और उनके बाद वाले निर्भर स्टेप्स को दोबारा चलाएगा, सबको नहीं। अरे वाह, मतलब ये स्मार्ट है। सिर्फ जो बदला है उसी को रीरन करेगा। बिल्कुल। ये कुछ मेक फाइल्स की तरह काम करता है। बेवजह के रिकम्प्यूटेशन से बचाता है, टाइम बचता है। ये तो बहुत एफिशिएंट है। हाँ, और इसे आप CI/CD पाइपलाइन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। CI/CD, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट। जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो ऑटोमेशन के लिए यूज होती हैं, तो आप ऑटोमेटिक मॉडल रीट्रेनिंग भी सेट कर सकते हैं। मतलब जब भी डेटा या कोड बदले, मॉडल अपने आप अपडेट हो जाए। हाँ, पोटेंशियली ये संभव है। ये तो काफी पावरफुल लग रहा है। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखें, मूल फ्लो क्या है? पहले इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल, फिर इनिशियलाइज, dvc init, ठीक है। फिर डेटा ऐड करो, dvc add, रिमोट कॉन्फ़िगर करो, dvc remote add, डेटा को रिमोट पर भेजो, dvc push। फिर अपनी पाइपलाइन डिफाइन करो dvc run से, और जब भी जरूरत हो dvc repro सिर से चलाओ। ओके, इंस्टॉल, इनिट, ऐड, रिमोट, पुश, रन, रेपो। बिल्कुल। ये वास्तव में डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको एक साथ लाने का एक तरीका है। तो संक्षेप में कहें तो डीवीसी बड़े डेटा सेट को कोड के साथ मैनेज करने का एक वाकई शक्तिशाली तरीका है और इससे मशीन लर्निंग वर्कफ्लो न सिर्फ दोहराने योग्य बनते हैं बल्कि टीमों के बीच सहयोग भी बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। और मेरे लिए सबसे आकर्षक बात यह है कि ये कैसे डेटा विज्ञान की जो एक्सपेरिमेंटल दुनिया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्थापित तरीके हैं, जैसे वर्जन कंट्रोल, ऑटोमेशन, उनके बीच की खाई को पाटता है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। ये ML प्रोजेक्ट्स में कहीं ज्यादा अनुशासन और भरोसा लाता है। और इस पर भी एक बार विचार करें, डेटा को इस तरह वर्जन करना ये सिर्फ प्रयोगों को दोहराने में ही मदद नहीं करता। सोचिए कि ये डेटा गवर्नेंस और ऑडिट ट्रेल्स के लिए क्या संभावनाएं खोलता है। दिलचस्प पॉइंट। हर डेटा परिवर्तन का एक विश्वसनीय ट्रैक रखना, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां रेगुलेशन सख्त हैं, ये कितना शक्तिशाली हो सकता है। इस पर सोचने के लिए एक अच्छा विचार है starsintern.com के जरिए जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए। बिल्कुल। और इसका मकसद तो मतलब साफ ही लग रहा है, जो एकेडमिक्स में पढ़ा है और इंडस्ट्री में असल में जो चाहिए होता है, हाँ, उसके बीच का फासला कम करना। सही बात है। अक्सर ये गैप बहुत बड़ा होता है। और ये है किसके लिए? मतलब स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। हाँ, स्टूडेंट्स तो हैं ही, और वो भी जो अभी कॉलेज से निकले हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स। अच्छा। और हाँ, वो वर्किंग प्रोफेशनल्स भी जो शायद करियर की शुरुआत में हैं, जो एक मजबूत बेस बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। और कंपनी कल्चर, काम करने का तरीका, ये सब सीखना चाहते हैं, असली दुनिया का अनुभव। तो फिर इसमें वो दे क्या रहे हैं? जरा इस पर गौर करते हैं। एक तो इनका KT प्रोग्राम है, नॉलेज ट्रांसफर, हाँ, जो काफी स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। रोज के प्रोजेक्ट्स पर काम। अच्छा, डेली बेसिस पर। हाँ, डेली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। फिर हर हफ्ते मेंटरशिप भी है। ये जरूरी है। और फिर डोमेन से जुड़े लाइव प्रोजेक्ट्स, मतलब असली कॉर्पोरेट माहौल जैसा कुछ। हाँ, और इसमें एक और चीज जो मुझे दिलचस्प लगी वो है इनका वर्क कल्चर कोर्स। हाँ, अच्छा, ये अलग से है। हाँ, मतलब सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं बल्कि ऑफिस में कैसे बर्ताव करना है, टीम में कैसे काम करना है। अच्छा, वो सॉफ्ट स्किल्स वाली बात। बिल्कुल, ये समझना कि दफ्तर चलता कैसे है। अक्सर यही तो ब्रिज करना मुश्किल होता है, वो किताबी दुनिया और असली ऑफिस। सही कहा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये कोर्स शायद इसी में मदद करेगा। लगता तो यही है। ये एकेडमिक और प्रैक्टिकल दुनिया के बीच एक जरूरी पुल जैसा है। अच्छा, फिर फायदों की बात करें तो अरे लिस्ट तो काफी लंबी है। प्रोजेक्ट आधारित इंटर्नशिप तो है ही, रोज के KT सेशंस, 90 से ज्यादा तो एक दिन वाले इंडस्ट्री सिनेरियो बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। बाप रे, 90+ प्रोजेक्ट्स भी। ओके।
साथ में पर्सनल मेंटर सपोर्ट और 90+ होम असाइनमेंट और असेसमेंट भी, मतलब सीखने का पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश लग रही है। हाँ, वही। और ये जो अलग-अलग ड्यूरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, रोज वाले, हफ्ते वाले, लंबे वाले, ये शायद अलग-अलग पेस और प्रेशर को समझने में मदद करेंगे। हो सकता है शायद ये विविधता ही कुछ नया सिखाए, सिर्फ एक लंबे प्रोजेक्ट के बजाय। बिल्कुल। और आखिर में जब ये सब पूरा हो जाएगा तो मिलेगा क्या? नॉलेज ट्रांसफर सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप लेटर और एक पूरी इंटर्नशिप डायरी भी। अच्छा, डायरी भी? हाँ, और डोमेन में उत्कृष्टता का सर्टिफिकेट। और जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनके लिए कुछ स्पेशल रिकग्निशन भी। हाँ, तो ये सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स तो जरूरी हैं ही, खासकर करियर की शुरुआत में। हाँ, एक तरह से सबूत होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा संरचित है। मतलब केटी से शुरू होकर प्रोजेक्ट्स, मेंटरशिप और आखिर में सर्टिफिकेट तक सब कुछ पहले से तयशुदा। तो कुल मिलाकर देखें तो एक्यूमेन AI, टेक और starsintern.com का ये जो प्रोग्राम है, ये एकेडमिक ज्ञान को प्रैक्टिकल इंडस्ट्री स्किल्स में बदलने का एक बहुत ही व्यवस्थित एक पूरा रास्ता जैसा लगता है। हाँ, एक पैकेज जैसा। और इसमें सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि कैसे करना है, यानी वो कल्चर, उस पर भी ध्यान दिया गया है। हाँ, ये संरचना और स्पष्टता यकीनन कई लोगों के लिए फायदेमंद होगी।